राज, कल फैक्ट्री का गेट शाम 6 बजे ही बंद हो गया था। खन्ना साहब के ट्रक बाहर खड़े रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास स्टाफ को ओवरटाइम देने के पैसे नहीं हैं। मैंने कह दिया था कि काम बंद कर दो। बेटा, बात पैसे की नहीं, अनुशासन की है। अनुशासन या आपकी तानाशाही भाभी? खन्ना साहब कल रात फोन पर मुझे सुना रहे थे। बताइए, वहाँ मेरी क्या इज्जत रह गई है? इज्जत तब होती है नाराज जब अपने फैसले खुद लेने का हक हो। यहाँ तो नमक भी कितना डालना है ये दीदी तय करती हैं। भाभी, वो घर की बुजुर्ग है तो शायद सारे फैसले वही लेंगी, है ना? राधा, नमक का स्वाद और राजनीति का दाव दोनों समझदारी से चुने जाते हैं। राज, खन्ना के ट्रक इसलिए रुके क्योंकि उनके माल में मिलावट थी। अगर मैं गेट खोल देता तो आज पुलिस हमारे घर पर खड़ी होती। जब हमने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो पुलिस हमारे दरवाजे पर आएगी ही क्यों? आपके पास तो हर बार एक बहाना तैयार रहता है। मुझे बेवकूफ साबित करने का आप कोई मौका नहीं छोड़ते। भैया, राज भैया भी तो मेहनत कर रहे हैं, शायद उन्हें पूरी बात पता नहीं थी। मैं इसलिए ही तो कहता हूँ, जब पूरी बात पता ना हो तो पहले उसे समझ लेना चाहिए। अपने ही घर में क्लेश करके आखिर क्या मिलता है? बड़े भैया को कैसे पता होगा अशोक? भाई साहब ज्यादातर फाइलें अलमारी में ही रखते हैं। अगर आप सच में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं तो थोड़ा और पारदर्शी होना पड़ेगा। पारदर्शिता का अर्थ हर परत उतार देना नहीं होता राधा। घर की कुछ सच्चाइयाँ पर्दे में ही सुरक्षित रहती हैं। हाँ, आप हर बात पर पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहते और पूरा मामला अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, है ना? आज से मैं अपनी फाइलों के फैसले खुद करूंगा। आपकी पर्दे वाली राजनीति में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। राज, बड़ों से बात करने का लहजा याद रखो, जुबान संभाल कर। बड़प्पन उम्र से नहीं, व्यवहार से झलकता है भाभी। आज का नाश्ता यहीं खत्म और ये बहस भी। मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। ये क्या बदतमीजी है राज? ये मेरी आजादी का दस्तावेज है। आज से मैं सिंघानिया ग्रुप के साथ एक नया प्लांट शुरू कर रहा हूँ, अपने फैसलों के साथ, अपनी शर्तों पर। सिंघानिया? राज, वो आदमी बाजार का सबसे बड़ा सट्टेबाज है। वो तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा और काम निकलते ही फेंक देगा। वो मुझे पार्टनर कहता है, छोटा भाई बनाकर मेरा गला नहीं दबाता। और आपकी असली दिक्कत? आप खुद को इस शहर का चाणक्य समझ बैठे हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया था। राज, उसे बर्बाद होते नहीं देखा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। इस डील से दूर रहो। मुझे आपकी चेतावनियों की जरूरत नहीं। अपने फैसले लेना मुझे खुद आता है। बात फैसलों की नहीं, समझदारी की है बेटा। जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना चाहिए। मुझे डर है कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो दलदल है, जहां एक बार फंस गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप डर रहे हैं। सच यही है कि अगर मैंने ये प्लांट खड़ा कर लिया तो आपकी कंपनी की चमक फीकी पड़ जाएगी और यही बात आपको सबसे ज्यादा चुभ रही है। मुझे चमक की फिक्र नहीं, मुझे उस अंधेरे की फिक्र है जिसमें तुम कूदने जा रहे हो। अंधेरे में रोशनी ढूंढना मेरा काम है। आप अपने पुराने रिकॉर्ड्स संभालिए, बाकी मुझे करने दीजिए। मैं अपने रिकॉर्ड संभाल ही रहा हूं, लेकिन तुम जानबूझकर अपना रिकॉर्ड बिगाड़ने पर तुले हो। मैं अपना रिकॉर्ड ऐसा बनाऊंगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। ये बात याद रखिए, मेरे पास इतना हुनर है कि मैं अपने दम पर अपनी कंपनी खड़ी करूंगा और तब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। अगर तुम ये सब करके दिखा दोगे ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी बेटा। याद रखना, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आज से मेरी केबिन की चाबियां आपके पास रहेंगी। यहीं से मेरी राह अलग होती है। अब मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा। राह बनाना आसान होता है राज, उस पर टिके रहना नहीं। जब कभी पैर फिसलें तो याद रखना, ये भाई वहीं खड़ा मिलेगा जहां से तुम आज मुड़कर जा रहे हो। मैं इसलिए छोड़कर जा रहा हूं ताकि मैं कुछ हासिल कर सकूं और अपने दम पर खड़ा हो सकूं। राज, ये बिजनेस की राजनीति है। इसके दांव पेच तू समझ भी नहीं पाएगा। सिंघानिया को तू जानता नहीं। वो तेरे साथ ऐसा खेल खेलेगा कि खेल के भीतर ही तू फिसलता जाएगा और जब समझ आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी।
बड़े भैया, अगर मैं इसी डर में उलझा रहा और अपना बिजनेस नहीं किया तो मैं वहीं ठहरा रह जाऊंगा और दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। राज, सियासत में हारो तो शान जाती है और जंग में हारो तो जान जाती है। ये बात याद रखना। उस दिन की नौबत नहीं आएगी। आज से हमारे बीच सिर्फ कागजी रिश्ता रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। राज गुस्से में बाहर निकल जाता है। राधा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। होठों पर तिरछी मुस्कान है, आंखों में ताना भरी चमक। हीरल और सिया को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर जानबूझकर उनके बहुत पास आकर खड़ी हो जाती है। आवाज में मिठास है, लेकिन लहजे में जहर। दीदी, सुना आपने? राज ने नई कंपनी शुरू कर दी है। अब तो कम से कम तिजोरी की चाबियां बांट दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ अकेले ही संभालना पड़े। चाबियां बांटने से घर बंटते हैं राधा, सोच लो। क्या तुम सच में चाहती हो कि ये रसोई भी अलग हो जाए? रसोई उसी दिन अलग हो गई थी जब आपने राज के हिस्से का दूध और फल काट दिए। मुझे बेवकूफ मत समझिए, सब पता है। आप जानबूझकर अशोक पर ज्यादा प्यार लुटाती हैं ताकि वो राज के खिलाफ खड़ा रहे। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? दीदी ने तो हमें हमेशा अपनी बेटियों की तरह रखा है। ओ सिया, अभी तुम इस राजनीति के अखाड़े में नहीं हो। दीदी की ये मीठी बातें सब एक जाल हैं। मोहन भाई साहब बाहर चाले चलते हैं और दीदी वही चाले घर के अंदर। मुझे तो सच में आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाभी ने कभी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया हो। तुम बहुत भोली हो सिया। भाभी के दांव पेच अभी तुम्हें समझ नहीं आए हैं। जिस दिन सच दिखेगा ना, उस दिन तुम भी मेरे साथ खड़ी हो जाओगी। भाभी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? ये सब तो हमारा है। हम सब एक ही हैं, है ना? हम सब एक हैं, ये तो हम मानते हैं। लेकिन भाभी और भैया हमें अपना नहीं, पराया समझते हैं। राधा, तुम सिया को हमारे खिलाफ क्यों भड़काती हो? साफ साफ बताओ, हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है कि तुम हमें पराया समझने लगी हो? भाभी, घर में आप कितनी राजनीति खेलती हैं, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। खुद को बेगुनाह दिखाने की जरूरत नहीं है। राधा, अगर मैं राजनीति करती तो आज तुम इस घर की बहू बनकर यहाँ हक जताने की स्थिति में नहीं होती। मैंने मोहन को हमेशा यही सिखाया है, भाइयों का हक कभी नहीं छीना जाता। तो फिर अशोक की जमीन के कागज कहाँ हैं? मोहन भाई साहब ने उन्हें बैंक के लॉकर में क्यों बंद कर रखा है? किस डर से? जवाब दीजिए। वक्त आने पर जवाब मिलेगा। और याद रखना, जब वो जवाब सामने आता है ना, तो कई बार इंसान की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत भी नहीं बचती। हम कभी अपनी नजरों से नहीं गिरेंगे। नजरों से तो आप बहुत पहले गिर चुके हैं, अपने कर्मों के साथ, अपने चरित्र के साथ। आज के बाद हमारे बीच सिर्फ दीवार रहेगी, कोई रिश्ता नहीं। भाभी घर की बड़ी हैं, उनके साथ बात करने की तमीज सीखिए। सिया, मुझे तमीज मत सिखाओ। मुझे अच्छी तरह पता है कि किसे कितनी इज्जत देनी है और किसे नहीं। भाभी, राधा भाभी को क्या हो गया है? वो अचानक ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों करने लगी हैं? सिया, उसकी बातों को दिल पर मत लेना। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बोलकर मन हल्का कर लेते हैं। सिया धीरे से सिर हिलाती है। दोनों फिर से चुपचाप काम में लग जाती हैं। अशोक परेशान नजर आता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। काम में मन नहीं लग रहा। ले लो अशोक, गम गलत करने के लिए जरूरी होता है। और हाँ, तुम्हें पता है ना, मोहन भैया ने कल रात चुपचाप वकील को बुलाया था। वकील? क्यों भैया? वसीयत बदलने के लिए। वो चाहते हैं कि सारी संपत्ति उनके बेटों के नाम चली जाए और हमें बस एक एक फ्लैट देकर चुप करा दिया जाए। नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है। ये सब कोई एहसान नहीं था अशोक, एक सौदा था। उन्होंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया ताकि तुम जिंदगी भर उनके बिजनेस में मुफ्त का मजदूर बने रहो। मुझे देखो, जैसे ही मैंने सिर उठाया, उन्होंने मेरा फंड काट दिया। यहाँ प्यार नहीं चलता, सिर्फ इस्तेमाल होता है। नहीं भैया, बड़े भैया ऐसा नहीं कर सकते। शायद आपको ही कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं बचपन से आज तक सब देखता आया हूँ, भैया ने हमारे साथ क्या किया है और क्या नहीं। भैया, लेकिन बड़े भैया हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? अशोक, तुम्हें पता नहीं है, बड़े भैया की नीयत में खोट है।
वो पूरी जायदाद चुपचाप हड़प लेना चाहते हैं। राज भैया, ये जहर फैलाना बंद कीजिए। अशोक, इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। सिया, बीच में बोलने की हिम्मत मत करना। तुम इस घर के खून का हिस्सा नहीं हो और न ही तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक है। मैं इस घर की इज्जत का हिस्सा हूँ और मेरी इज्जत पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं। सिया, अपनी औकात में रहो। तुम इस घर की छोटी बहू हो। यहाँ तुम्हें बोलने का नहीं, सिर्फ सुनने का हक है। जब घर में गलत बात होने लगे तो उसका विरोध करना घर की बहू का भी कर्तव्य होता है। बहुरानी, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज भी नहीं सिखाई कि बड़ों के सामने जुबान कैसे चलाई जाती है? जब बड़े अपनी मर्यादा भूल जाएं, तब चुप रहना नहीं, सच के साथ खड़े होकर बोलना पड़ता है। सिया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि बड़े भैया हमारे साथ कैसा खेल खेल रहे हैं। बड़े भैया हमारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहे हैं अशोक। तुम्हें याद है ना, जब तुम बीमार थे तब मोहन भैया 3-3 रातें सोए नहीं थे। वो दिखावा था सिया। राजनीति में चेहरा कुछ और होता है और नियत कुछ और। अशोक, अगर आज तू मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ तो कल तजू ए भी इस घर से निकाल दिया जाएगा। तय कर ले, गलवामी या आजादी। बड़े भैया, आप क्या कह रहे हैं? मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जब तुम्हें समझ आएगा ना, तब तक बड़े भैया सब कुछ चुपचाप हड़प चुके होंगे। बस कीजिए बड़े भैया, अपनों के बीच जहर फैलाना बंद कीजिए। आज के बाद आप दोनों के साथ जो भी हो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरे दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हैं। उसके कदम तेजी से गलियारे में गूंजते हैं। पूरा परिवार एक ही कमरे में इकट्ठा है। चेहरे खामोश हैं, नजरें बची हुई। हवा में भारी तनाव तैर रहा है, जैसे कोई तूफान आने से पहले सब कुछ थम गया हो। घड़ी की टिक टिक इस सन्नाटे को और गहरा कर देती है। मोहन भाई, वकील बाहर खड़े हैं, कागजात तैयार हैं। राज, क्या तुम सच में यही चाहते हो? एक बार और सोच लो, कुछ फैसले लौट कर नहीं आते। मैंने महीनों से फैसला कर लिया है। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। फैक्ट्री की आधी जमीन और पूरा कैश, इससे कम कुछ नहीं। अशोक का हिस्सा भी उसे दिया जाएगा। इस मामले में कोई समझौता नहीं। हम उसे किसी के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। अशोक, अदालत की तरह साफ जवाब दो। तुम क्या चाहते हो? अपनी बात बिना घुमाए सीधे कहो। भैया, मुझे सच में लगता है कि राज भैया सही है। मुझे मेरा हक चाहिए और अब आप पर मेरा भरोसा नहीं बचा। अशोक, तुम ये क्या कह रहे हो? अपने ही बड़े भैया पर शक? भाभी, जमाना बहुत खराब है। दिल नहीं चाहता ऐसा सोचना, लेकिन हालात मजबूर कर रहे हैं। राज भैया जो कर रहे हैं शायद वही सही है। कल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपने बचाव के लिए मेरा हिस्सा भी अभी कर दीजिए। अशोक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भी राज के बहकावे में आ गए। भाभी, यह किसी के बहकावे का मामला नहीं है। हम केवल अपना वैधानिक हिस्सा मांग रहे हैं, उससे अधिक कुछ नहीं। और कानून के अनुसार वह हिस्सा आपको देना ही होगा। राज, जरा अपने भैया के बारे में भी सोचो। उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। अगर हम सबके बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा। फैसला हो चुका है। राधा, ये सारा खेल तुम ही खेल रही हो। राज के दिमाग में जहर भरकर पूरे घर को तोड़ने की साजिश रच रही हो। भाभी, कृपया शब्दों की मर्यादा रखें। हम केवल अपना वैधानिक हिस्सा मांग रहे हैं। इसे जहर घोलना कहना तथ्यहीन और अस्वीकार्य है। भाभी, राधा बिल्कुल सही है। आप जानबूझकर बात को उल्टी दिशा में घुमा रहे हैं ताकि असली मुद्दा दब जाए। अशोक भैया, साफ देख लो, ये लोग जानबूझकर बात को घुमा रहे हैं। इनके दिल में साफ खोट है। सच यही है कि ये हमें हमारा हिस्सा देना ही नहीं चाहते। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए ना, मिल जाएगा। आज पहली बार समझ आया है कि रिश्ते बातों में होते हैं, असल जिंदगी में तो सिर्फ मिल्कियत की कीमत होती है। इमोशंस अलग रखिए, डॉक्यूमेंट्स पर साइन कीजिए और इस अध्याय को यहीं खत्म कीजिए। मैं साइन कर दूंगा, मगर याद रखना, आज कागजों पर सिर्फ जमीन नहीं बट रही, आज वो छत भी टूट रही है जो बरसों से तुम्हें धूप और बारिश दोनों से बचाती आई। धूप हमें मंजूर है, लेकिन आपकी ये दम घोटने वाली छाया नहीं। आज के बाद हमें आपकी किसी छत, किसी एहसान, किसी रिश्ते की जरूरत नहीं।
आपने साइन क्यों कर दिए? आपको पता है ना, राज वो कंपनी संभाल नहीं पाएगा। सिंघानिया उसे पूरी तरह लूट लेगा। आपने ये क्या कर दिया? उसे ठोकर लगने दो हीरल। कुछ सबक ऐसे होते हैं जो बिना गिराए नहीं सिखाए जा सकते। जमीन की कीमत इंसान तभी समझता है जब वो औंधे मुंह गिरता है। और अशोक का क्या? उसकी जमीन के कागजात कहाँ हैं? आपने तो बैंक से छुड़ा लिए थे ना, फिर अब वो किसके पास हैं? हाँ, अपनी आखिरी जमा पूंजी तक झोंक कर छुड़ाए थे। मैंने वकील को साफ कह दिया है, कल सुबह कागजात अशोक के हाथ में होंगे। उसे अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए कि आजादी की कीमत क्या होती है, और वो बिल हमेशा पूरा चुकाना पड़ता है। आप कितने अकेले हो गए हैं, है ना? आज सबकी नजरों में आप विलेन बन चुके हैं। हीरल, यही दुनिया का दस्तूर है। जिंदगी के सफर में इंसान जितना आगे बढ़ता है उतना ही अकेला होता चला जाता है। लेकिन आपने अपने भाइयों के लिए अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी वो आपको कभी समझ ही नहीं पाए। हीरल, इस दुनिया में कौन अपना है और कौन पराया, ये समझते समझते ही इंसान थक जाता है। मैं जानती हूँ इससे आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन इसे दिल पर मत रखिए। उसे जो करना है करने दीजिए। आपने अपना फर्ज निभा दिया। मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का है। वो अभी बहुत कच्चे हैं, दुनियादारी की असल सच्चाई नहीं जानते, और ऐसे में अपने दम पर बिजनेस खड़ा करने निकल पड़े हैं। कहीं ये जिद उन्हें बहुत महंगी ना पड़ जाए। जिस दिन उन्हें सच्चाई समझ आएगी उस दिन पछतावा तय है। बस फर्क इतना होगा कि तब कुछ भी बदलने लायक नहीं बचेगा। जिस दिन सच्चाई सामने आएगी उस दिन तक वक्त अपनी चाल चल चुका होगा और लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये सिंघानिया राज के साथ चाले चल रहा है, खुली राजनीति। लेकिन राज भैया अभी ये खतरा देख नहीं पा रहे हैं। राजनीति का यही दस्तूर है हीरल। राजा अक्सर क्रूर समझ लिया जाता है, जबकि वो चुपचाप अपनी प्रजा, अपने परिवार को बचा रहा होता है। मेरा प्यार दिखावे में नहीं, मेरी खामोशी में है, उसी अकेलेपन की गरिमा में। देखा राधा, मैंने कहा था ना, आखिरकार मोहन भैया झुकेंगे। अब सिंघानिया के साथ मेरी डील पक्की है, खेल मेरे हाथ में है। राज, अशोक के हिस्से को यूं ही रहने मत देना। उसे धीरे धीरे अपने जाल में ले आओ, ऐसे कि उसे पता भी ना चले। नहीं तो मौका मिलते ही वो फिर मोहन भैया के पाले में चला जाएगा। फिक्र मत करो, अशोक अब मेरे इशारों पर है। उसे यकीन है कि मैं उसका मसीहा हूँ, और यही यकीन उसे सबसे मजबूती से बांधता है। मसीहा तो तुम बने ही फिरते हो, मगर असली मजा तो तब आएगा जब मोहन भाई साहब इस घर से बाहर का रास्ता पकड़ेंगे। फिर देखना, यही कमरा मेरा मेकओवर रूम बनेगा। जरा सब्र रखो, राजनीति में उतावलापन नहीं चलता। पहले पूरा बिजनेस हमारे कब्जे में आने दो, उसके बाद उन्हें ऐसी जगह खड़ा करेंगे जहां से अपनी औकात खुद दिखाई दे जाएगी। तुम तो इतने भोले हो कि मेरी हर बात मान लेते हो। बस इस बार भी मेरी बात मान लो, फिर क्या है, पूरी मिल्कियत चुपचाप हमारे नाम हो जाएगी और किसी को खबर तक नहीं लगेगी। तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हारी बात मानते मानते मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। तुम्हारे सामने मेरी हर मजबूरी हार मान लेती है। आप मेरे पति हैं, आपको खुश रखना तो मेरा फर्ज है, और जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो सिर्फ हमारी खुशियों के लिए ही तो कर रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। तुम्हारी मौजूदगी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ ना, अब मैं क्या कहूँ। मुझे एक सोने का नेकलेस चाहिए, आप मेरे लिए लाकर दोगे ना? नहीं लाए तो मैं रूठ जाऊंगी। अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए तो मैं सोने की पूरी दुकान क्या, पूरा बाजार खरीद लूं। बस थोड़ा सब्र रखो, ये सब हमारे हाथ में आ जाने दो, फिर तुम जो कहोगी वही होगा। ठीक है मेरे पतिदेव, आपकी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आपने जो कह दिया वही मेरे लिए आखिरी बात है। मैंने हमारे बारे में बहुत कुछ सोच रखा है। आने वाला हर कल हमारा होगा। हम वो सब कुछ करेंगे जो हमारा सपना है, और उसे हकीकत बनाकर ही दम लेंगे। सपने तो हमने देख लिए हैं और वो पूरे होकर ही रहेंगे। जब पूरी जायदाद हमारे हाथ में होगी तब किसी के पास कुछ कहने की गुंजाइश भी नहीं बचेगी। आएगी, जरूर आएगी। पूरी जायदाद हमारे कब्जे में आएगी मेरी जान, बस वक्त को अपना काम करने दो। पहले भैया का मामला पूरी तरह निपट जाने दो, उसके बाद अशोक का नंबर भी आ ही जाएगा। पहले एक काम निपटा लें,
फिर दूसरा अपने आप रास्ते पर आ जाएगा। वकील एक पुरानी फाइल अशोक की ओर बढ़ाता है। ये क्या है? ये वे रसीदें हैं जो मोहन जी ने पिछले 3 वर्षों में जमा की हैं। जिस भूमि पर राज जी दावा प्रस्तुत कर रहे थे वो वास्तव में आपके एक पुराने व्यावसायिक ऋण के कारण कुर्क किए जाने की प्रक्रिया में थी। मोहन जी ने अपने हिस्से की फैक्ट्री को गिरवी रखकर उस कुर्की को रुकवाया। वकील साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ अशोक, सच यही है कि तुम बहुत खुशनसीब हो। आज के जमाने में शायद ही कोई भाई अपने परिवार के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाता है, वरना अक्सर लोग अपने फायदे से आगे कुछ नहीं सोचते। वकील साहब, हमारे भाई ने हमारे लिए इतना किया है। और ये देखो अशोक, ये भी उसी फाइल का हिस्सा है। ये क्या है वकील साहब? ये फाइल किसकी है? वकील, ये वो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं अशोक, जिनमें साफ लिखा है कि मोहन भैया ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए रखे पैसे तुम्हारी लंदन की पढ़ाई में लगा दिए थे। वकील साहब, क्या ये बात सच है? क्या बड़े भैया ने अपने इलाज के पैसे मेरी पढ़ाई के लिए खर्च कर दिए हैं? वकील, हाँ अशोक, उस वक्त मैंने उसे बहुत समझाया था कि पहले अपना इलाज करवा ले, लेकिन उसने साफ कहा था मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती मेरे भाई का करियर है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं है अशोक, तुम्हारे लिए वो भगवान है, भगवान। और मैं उन्हें चोर समझ रहा था। आज भैया ने मुझसे कहा था कि भैया मेरा पैसा खा गए। आज मुझे पता चला कि भैया ने हमारे पैसे नहीं खाए, बल्कि अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। राज भैया को सिर्फ सत्ता चाहिए थी और मोहन भैया को सिर्फ परिवार। अब भी वक्त है अशोक, जाओ और सब ठीक कर दो। मैं क्या ठीक करूं? मैंने भैया से इतना अनाप शनाप बोल दिया है कि अब जाकर उनसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। गलती इंसान से ही होती है। तुम भैया के सामने जाकर पूरी सच्चाई बता दोगे तो भैया तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। अगर चाहें तो इसके बाद। कौन सा मुंह लेकर भैया के सामने जाऊं? जिन भैया को मैं भगवान जैसा मानता था, उन्हीं का मैंने अपमान किया है। अशोक, वो बड़े हैं। अगर उन्होंने तुम्हें डांट भी दिया या मार भी दिया तो वो बड़े भाई हैं, उनका हक बनता है। हमने गलती की है तो माफी भी हमें ही मांगनी चाहिए। नहीं, हमने सिर्फ गलती नहीं की है, हमने पाप किया है। भगवान जैसे भाई को हमने कितना दुख पहुंचाया है। अशोक, तुम्हारे भैया को तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। उनका दिल बहुत बड़ा है। वो सब बातें भुलाकर तुम्हें माफ कर देंगे। बस जाकर उनसे माफी मांगो। राज, राधा और सिंघानिया आपस में बात कर रहे हैं। सिंघानिया साहब, अब हमें अगला कदम क्या उठाना चाहिए? सिंघानिया साहब का अगला कदम ऐसा होगा कि एक ही तीर से 2 निशाने लगेंगे। आप जो कहना चाह रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आया। राधा का मतलब साफ है, प्रॉपर्टी भी हमारे हाथ आए और मेरे बड़े भैया को घर से बाहर कर दिया जाए, ताकि एक तीर से 2 निशाने साधे जाएं। मुझे अच्छी तरह पता है तुम क्या चाहते हो। पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, शर्त बस इतनी है कि तुम वही करो जैसा मैं कहूँ। कृपया बताइए, हमें आगे क्या करना होगा? आज ही तुम्हारे घर चलेंगे। बड़े भैया को घर से बेदखल किया जाएगा और पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लिखी जाएगी। लेकिन यह सब संभव कैसे हो? तुम देखते जाओ सिंघानिया अपनी चाल कैसे चलता है। सिंघानिया साहब, आपका धन्यवाद कैसे करें यह हमें समझ नहीं आ रहा। आपने हमारे लिए जो किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। मेरा सगा भाई ही मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, लेकिन आपकी कृपा से अब मुझे मेरा हक वापस मिल जाएगा। अब तुम मेरे अपने हो और अपनों के लिए सिंघानिया किसी भी हद तक जा सकता है। अब हमारे लिए आप ही सब कुछ हैं। सिंघानिया साहब, आपने जो भरोसा दिया है वह अपनों से भी बड़ा है। हाँ साहब, आपने हमें अपना माना, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं। अब चिंता मत करो, तुम्हारे भैया को ऐसा सबक मिलेगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? चलो तुम्हारे घर चलकर आगे की सारी बातें तय करते हैं। राज और सिंघानिया के आदमी घर में दाखिल होते हैं। मोहन शांत भाव से बैठा रहता है। भाई साहब, तुरंत घर खाली कीजिए। ये जमीन अब सिंघानिया जी के कब्जे में है। मेरा नया प्रोजेक्ट यहीं बनेगा। सिंघानिया से कहना जमानत के कागज पहले से तैयार रखे। मतलब ये कि ये मामला कागजों से नहीं,
कानून से निपटेगा। तुम्हारी कंपनी 3 दिन पहले दिवालिया हो चुकी है और ये कागज अधिकार नहीं, अपराध के सबूत है। पुलिस के पास पहले से हैं। मोहन बाबू, ये सब करने की आपको जरूरत क्या थी? मेरा भाई भले ही बेवकूफ हो, पर वो अकेला नहीं है। राज भैया, सच समझिए, सिंघानिया ने खेल खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बड़े भैया के रहते उसकी एक भी चाल नहीं चली। लेकिन सिंघानिया मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहता था? क्योंकि सिंघानिया का मकसद बड़े भैया से बदला लेना था और साथ ही हमारे परिवार को बर्बाद करना। वह बड़े भैया को ही क्यों निशाना बना रहा था? इसके पीछे वजह क्या थी? बड़े भैया और सिंघानिया दोनों एक सा सपना लेकर बिजनेस में उतरे थे, लेकिन वक्त के साथ हर टेंडर बड़े भैया को मिलता गया और सिंघानिया खाली हाथ रह गया। यही हार उसके अंदर जहर बनकर बढ़ती चली गई। बड़े भैया ने कभी उसे नीचा नहीं दिखाया, बल्कि डटकर ईमानदारी से उसका मुकाबला किया, और उसी ईमानदारी से सिंघानिया की सबसे ज्यादा जलन थी। उसी जलन ने उसे बदले की आग में झोंक दिया। उसने सीधे बड़े भैया पर वार करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने तुम्हारा सहारा लिया, तुम्हें अपने जाल में फंसाया, ताकि तुम्हें जरिया बनाकर वो बड़े भैया को तोड़ सके और हमारे पूरे परिवार को बिखेर सके। अशोक, अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो इससे ही पूछ लो, सच्चाई यही बताएगा। हाँ, ये सब बदले की आग में किया था मैंने, पर हर बार तुम्हारे भाई ने ही मुझे मात दी। मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा सिंघानिया। तूने मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, यह गुनाह मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सब मेरी चाल थी राज। सिंघानिया समझता रहा कि वो जीत रहा है, जबकि मैं तुम्हें उससे बचा रहा था। मैं इतना गिर चुका हूँ कि माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं बची। भाई साहब, आपने फिर भी सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम मुझसे अलग नहीं हो राज। अपनों को छोड़ा नहीं जाता, उन्हें संभाला जाता है। मैं खुद सब कुछ जला देने वाली थी दीदी, आपने ही मुझे रोक लिया। खेल खत्म राधा, अब घर को फिर से जोड़ते हैं। अब हमें अपने फैसलों की नहीं, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है राज। कल सुबह 9 बजे। जी भाई साहब। पूरा परिवार एक साथ बैठकर सुकून से खाना खाता है।